सभी विद्वजनों का मैं हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब ये दूसरा वीडियो है जो नेट एग्जाम 2024 के अंतर्गत जो 27 अगस्त को ली गई थी और जो शिफ्ट थी वह दूसरी शिफ्ट थी। इसके मैंने ये दूसरा वीडियो बना रहा हूं। इसके मैंने पूरे 50 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का विश्लेषण इसके पहले की वीडियो में मैंने किया है। वो वीडियो आपको कहां मिलेगा? इस YouTube चैनल पर मिलेगा। हिंदी साहित्य दीप मेरे YouTube चैनल का नाम है। आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेटनेट एमपीसी के बारे में असिस्टेंट प्रोफेसर 114 115 के विज्ञापन के बारे में मैं आपके सामने नए नए विज्ञापन के तौर पर आपको वीडियो अपलोड करते रहूंगा और आपको ज्ञान की आप में बढ़ोतरी होगी। और आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज हम 61 का जो है प्रश्न जो है इसकी ओर हम जा रहे हैं। चलो देखते हैं 61वां वीडियो। समय अधिक न व्यस्त करते हुए हम तुरंत मुख्य विषय की ओर आते हैं। 61 भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? देखिएगा ये प्रश्न बहुत गहनता से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन क्रमांक 1873 में सही उत्तर है। कैसे और क्यों? स्पष्टीकरण। इसका स्पष्टीकरण अधिक दिया है मैंने इस वीडियो में। सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण जो है बहुत अधिक है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए यह बहुत कारगर होगा, बहुत ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, याद रखिएगा। तदीय समाज का परिचय। तदीय समाज, यह तदीय समाज ब्राह्मण समाज भारतेंदु हरिश्चंद्र 1885 द्वारा स्थापित एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन था। इसकी स्थापना 1873 में हुई है। आगे देखो। इस समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करना, सामाजिक सुधार करना, शिक्षा का प्रसार और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है। स्थापना एवं ऐतिहासिक संदर्भ। स्थापना के संदर्भ में उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, राष्ट्रीय जागरण की लहर चल रही थी। भारतेंदु जी ने इन प्रवृत्तियों से प्रेरणा लेकर तदीय समाज की स्थापना की। यह समाज काशी वाराणसी में सक्रिय था जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कर्मस्थली थी। इसके माध्यम से उन्होंने साहित्यिक संगोष्ठी, व्याख्यान, नाटक, मंच, शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तदीय समाज का अर्थ है उनका या संबंधित वह समाज मूलतः ब्राह्मण समुदाय के सुधार हेतु बना था, लेकिन बाद में इसने व्यापक सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्ष्य अपना लिए। तदीय समाज का उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है? हिंदी की सेवा। समाज ने हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कार्य किया। भारतेंदु जी ने हिंदी पत्रिका कविवचन सुधा 1867 और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 के माध्यम से हिंदी प्रचार को गति दी। सामाजिक सुधार, समाज के जातिगत भेदभाव, अशिक्षा, कुरीतियों के विरुद्ध जागरण किया। राष्ट्रीय एकता। भारतेंदु जी ने इस संगठन के माध्यम से स्वदेशी भावना को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमीकरण के विरुद्ध स्वभाषा संस्कृति का पक्ष रखा। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। 1836 यह वर्ष गलत है क्योंकि भारतेंदु 1850 में हुआ था। अब जो अलग अलग विकल्प जो है उसके बारे में सही स्पष्टीकरण क्या है इसके बारे में जानकारी। जन्म से पहले समाज स्थापित नहीं हो सकता। 1871 यह वर्ष तदित समाज की स्थापना के लिए सही नहीं। ऐतिहासिक लक्ष्य भारतेंदु साहित्य जीवनी 1873 है। ऐतिहासिक महत्व क्या है?
45 यह भारतेंदु जी का जन्म 1850 से पहले है। अंततः यह संभव असंभव है। ऐतिहासिक महत्व हिंदी पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण अंग था। भारतेंदु युग की साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों को संगठित किया। भारतेंदु जी ने इसी संगठन के माध्यम से युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया, जिससे हिंदी साहित्य में एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। इस समाज की स्थापना ने हिंदी नाटक और पत्रकारिता को अधिक प्रोत्साहन दिया। अंततः भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तदीय समाज की स्थापना 1873 में हुई। यह संगठन उनके सामाजिक सुधार, हिंदी सेवा और राष्ट्रीय चेतना की मिशन प्रतीक था, जिसमें हिंदी साहित्य और समाज को गहरे तक प्रभावित किया, अधिक गहरे तक प्रभावित किया। बात देखो, इतना स्पष्टीकरण हर प्रश्न के पीछे उत्तरों का आपके सामने रखा जाएगा। याद रखिएगा, आप दोनों तरफ से परिपक्व बन रहे हो ज्ञान की दृष्टि से। कैसे? एक तो आपको नोट्स भेज देंगे, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, लाइव लेक्चर लिया जाएगा और रिकॉर्ड क्लासेस भी दिए जाएंगे और 10 टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। कब दी जाएगी? जब आप मुझसे जुड़ोगे। हिंदी पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। पेपर 1 और 2 के लिए सेट नेट के लिए, साथ में एमपीएससी 114 115 विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सोचिए मत, अधिक समय व्यस्त मत कीजिए। आगे देखते हैं। 62 बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। उपरोक्त पंक्ति किस महापुरुष की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह पंक्तियां हैं। सॉरी, उद्धरण एवं स्रोत के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से लिया गया है। उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका और जिम्मेदारियों पर लेखों पर भाषणों के बार बार जोर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि बुद्धिजीवी वर्ग को समाज का मार्गदर्शन और नैतिक ऊर्जा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रहे, न बल्कि व्यवहारिक सलाह, दूरदर्शिता और नेतृत्व प्रदान करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से बुद्धिजीवी की भूमिका क्या रही है? उनके अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग समाज की समस्याओं का विश्लेषण करने, वैकल्पिक रास्ते सुझाने और न्याय एवं समानता के लिए संघर्ष का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। अंबेडकर जी ने बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों पर लिखा है कि बुद्धिजीवियों को स्वार्थपरकता छोड़कर समाज के पीछे वर्गों के उत्थान हेतु काम करना चाहिए। यह उदाहरण इसी चिंतन को दर्शाता है कि बुद्धिजीवी दूरदर्शी, सलाहकार और नेता के रूप में कार्य करे। अन्य विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने हिंदी साहित्य की शुद्धिकरण और प्रसार योगदान, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग के लिए परिभाषित को उन्होंने जोड़कर नहीं देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उदाहरण के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं किया है और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी शिक्षाविद, स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक थे, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग की यह परिभाषा विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चिंतन से मेल खाती है। ऐतिहासिक संदर्भ इसका क्या है देखिएगा, और सामाजिक। अंबेडकर जी ने बुद्धिजीवियों को आह्वान किया है कि वो सामाजिक न्याय, शोषण विरोध, संवैधानिक मूल्यों की लिए आवाज बुलंद करें। यह कथन भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को प्रेरणा करने वाला है, खासकर दलित पीड़ितों और महिलाओं को अधिक संघर्ष में अधिक महत्व देने वाला है। उपयुक्त पंक्तियां, बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से ली गई यह उनके सामाजिक दर्शन और बुद्धिजीवी की जिम्मेदारियों के प्रति एक गहरी समझ को दर्शाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, मोता पढ़ोगे तो जियोगे, वात्साल तर वात्साल, बहुत जरूरी है। इसलिए आप भी जो है याद रखना, इसी शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप हर समय, है ना,
जितना हो सके उतना कछुए की गति से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको सफलता आपके चरण चूमती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए छोड़ो मत, जरूर पढ़ते रहिएगा, ज्ञान लेते रहिएगा और मुझसे जुड़िएगा। मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दो। उपरोक्त कथन किस नाटक में लिखा गया है? महाभोज, ऑप्शन क्रमांक 3 सही उत्तर है। स्पष्टीकरण, नाटक परिचय। महाभोज प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मनु भंडारी द्वारा लिखित राजनीति पर व्यंग्य नाटक है, जिसका प्रकाशन 1982 में हुआ। नाटक ग्रामीण राजनीतिक सत्ता, लिप्सा, नैतिक पतन और सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार है। इसमें भारतीय लोकतंत्र की विडंबनाओं को गहरी अभिव्यक्ति मिली है। नाटक की कथा वस्तु एक गांव की पंचायती राज व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है, जहां नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, षड्यंत्र और जनता का शोषण दिखाई देता है। उदाहरण के संदर्भ में यह कथन प्रमुख रामधर सिंह गांव का एक आदर्शवादी नेता द्वारा कहा गया है। वह सत्ता और अधिकारियों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है और चाहता है कि सभी लोगों को उनके अधिकार मिले, जबकि स्वयं अपने अधिकारों से त्याग कर देता है। इस वाक्य में आदर्शवादी राजनीति दर्शती है, और जहां नेता स्वार्थहीन सेवा और सत्ता में समर्पण की ओर बात करता है, लेकिन नाटक में दिखाया गया है कि वास्तविक राजनीति में आदर्शों का क्या असर होता है। नाटक की विषय वस्तु संदेश। महाभोज यह नाटक राजनीतिक दलबंदी, चुनावी हथकंडों, जातिवाद और भ्रष्टाचार पे पोल खोलता है। नाटक का शीर्षक महाभोज प्रतीकात्मक है। यह सत्ता और भोज में भाग लेने वालों की लालसा को दर्शाता है। रामधर सिंह दिनकर यह कथन नैतिक और व्यवहारिक राजनीति के बीच की खाई को भी रेखांकित करता है। अन्य विकल्प एक और द्रोणाचार्य, आधे अधूरे और ओजस्वी। यह तीनों भी जो है अधिकारों की इस प्रकार के विचारों से नहीं मेल खाते हैं। जैसे मोहन राकेश का यह नाटक आधुनिक माध्यमिक दाम्पत्य जीवन को टूटते अकेलेपन को दर्शाता है। इसमें राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न गौण है। साथ में अंजू द्विवेदी में मनु भंडारी का यह नाटक जो गृहिणी के आंतरिक संघर्ष पर केंद्रित है, अंततः यह उदाहरण जो है इसमें मेल नहीं खाता है। इसका साहित्यिक महत्व क्या है? महाभोज हिंदी के आधुनिक राजनीतिक नाटकों में से एक मील का पत्थर है। इस नाट्य कहा माना जाता है? इस नाट्य शिल्प को विषय वस्तु के दो स्तरों पर प्रयोग है। गांव में बोली लोक जीवन के प्रतीक और यथार्थवादी संवाद जो इसे जीवंत बनाते हैं। यह उदाहरण सत्ता की मानसिकता पर दार्शनिक टिप्पणी जो नाटक के केंद्रीय विचारों को उजागर करती है। उपरोक्त कथन मैं चाहता हूं सबको अपने अधिकार और सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं, यह मनु भंडारी के नाटक महाभोज से लिया गया है। यह कथन पात्र रामधर सिंह के आदर्शवाद राजनीति को दर्शाता है, जो सत्ता और विकेंद्रीकरण, निस्वार्थ नेतृत्व का पक्षधर है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1944 में, 1944 में। कब? पुस्तक का परिचय। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवानी देवी द्वारा लिखित एक स्मृति कथा, एक जीवनी है। इसमें प्रेमचंद के जीवनी और पारिवारिक जीवन, उनके साहित्यिक सरोकार, दैनिक आदतों, घरेलू संघर्ष और आत्मीय विवरण मिलता है। यह पुस्तक प्रेमचंद के मानवीय पक्ष को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसमें शिवानी देवी ने अपने सीधे अनुभवों को रेखांकित किया है। प्रकाशन का ऐतिहासिक महत्व। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। उनकी स्मृति में शिवरानी देवी ने यह पुस्तक लिखी। प्रकाशन वर्ष 1944 जो प्रेमचंद के निधन के 8 वर्ष बाद आया। इस पुस्तक में प्रेमचंद जी ने जीवन व व्यक्तित्व पर नई रोशनी डाली गई है। अन्य विकल्प 1942 में यह गलत है, क्योंकि यह शिवानी देवी का पुस्तक लिख रही थी, प्रकाशन की प्रक्रिया में थी। 1943 में
यह 1944 में सही माना जाता है साहित्यकारों की दृष्टि से। साहित्यिक मस्ती, यह पुस्तक जो है हिंदी साहित्य जीवनियों में एक मील का पत्थर है, क्योंकि किसी रचना के घरेलू व्यक्तित्व के संदर्भ को सामने लाता है। प्रेमचंद की आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों, साहित्यिक प्रतिबद्धता का सामाजिक दृष्टि का विवरण है, जो उनकी रचनाओं को बेहतर समझने में मदद करता है। शिवानी देवी कृत प्रेमचंद घर में का प्रकाशन 1944 में। यह पुस्तक प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर, जीवन पर अमूल्य दस्तावेज है। दुल्हीन अंगिया कहे न धोवाई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य है? शरीर, अंगिया अंग, अंगिया यानी कि शरीर। शब्दों को ध्यान में रखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। कबीर का पूरा दोहा, दुल्हीन अंगिया काहे न धोवाई, घट घट की मैल जो लागी आई। यह दोहा कबीर ग्रंथावली में से और निर्गुण भक्ति धारा रहस्यवादी अभिव्यक्ति का उदाहरण है। अंगिया का प्रतीकात्मक है, शाब्दिक अर्थ है। अंगिया एक कुंचकी या अंगरखा कपड़ा होता है जिसे दुल्हन पहनती है। प्रतीकात्मक अर्थ, कबीर यह शरीर को अंगिया वस्त्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार दुल्हन अपने वस्त्र को साफ करती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने शरीर रूपी वस्त्र को भी पवित्र रखना चाहता है। आध्यात्मिक व्याख्या, अंगिया भौतिक शरीर का प्रतीक है जो आत्मा का अवतरण है। कबीर कहते हैं कि इस शरीर को मैल, पाप, अज्ञान, मोह से क्यों नहीं धोते, जो हर घड़ी प्रतिक्षण लगती रहती है। अन्य विकल्प, आत्मा, जीव और जीवन। आत्मा तो शुद्ध और निर्मल है, जो धोने की आवश्यकता नहीं है। कभी शरीर के मैल की बात कर रहे हैं। जीवन आत्मा का ही संसार रूप है, लेकिन इस दोहे में सीधा अंगिया शरीर का भाव है। जीवन एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि अंगिया मूर्त वस्त्र को शरीर का प्रतीक बनाना है। कबीर जो है मुख्य संदेश शरीर नश्वरता और उसकी सफाई पर जोर देते हैं। यहाँ धोना आत्मशुद्धि, सदाचार और भक्ति को इंगित करता है। वे कहते हैं कि मनुष्य बाहरी कपड़ों की सफाई तो करता है, लेकिन अंतरात्मा शरीर पर लगे काम, क्रोध, लोभ, मोह मैल नहीं धोता। यह दोहा मनुष्य की विसंगति को दर्शाता है। वह बाहरी स्वच्छता को महत्व देता है, पर आंतरिक पवित्रता को नजरअंदाज करता है। कबीर के दोहे, दुल्हीन अंगिया काहे न धोवाई में अंगिया शब्द का तात्पर्य शरीर से है। यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें शरीर को वस्त्र रूप से दर्शाया गया है और उसकी आंतरिक शुद्ध पर बल दिया गया है। निम्नलिखित में से किस लेखकों का जन्म वर्ष सही सम्मिलित है? अज्ञे, दिनकर, महादेवी, राहुल संस्कृत्यान और मुक्तिबोध। अब इसके विशेषण दिए हैं ना, डेट दी है। अब इसमें से सही कौन सा है? ए और ई। ए सही है और ई सही है, यानी कि आज्ञे 1911, मुक्तिबोध 1917। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। आगे स्पष्टीकरण जांच के तौर पर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, जन्म 7 मार्च 1911, कसाया, उत्तर प्रदेश, यह सही है। दिनकर महेंद्र सिंह दिनकर, जन्म 23 सितंबर 1908, सिमरिया, बिहार, 1905 नहीं, अंततः यह गलत है। महादेव वर्मा, मार्च 2000, 1907, फरुखाबाद, 1904 नहीं, अंततः यह गलत है। राहुल संस्कृत्यान, जन्म 9 अप्रैल 1893, पखंडा, आजमगढ़, नहीं, 1902 में नहीं है, अंततः यह गलत है। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 13 नवंबर 1917, श्योपुर, मध्य प्रदेश, यह सही है। इसलिए केवल ए और अज्ञेय ही मुक्तिबोध की जन्म वर्ष सही है। विद्यापति मिश्र के निबंध
मेरे राम मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। 1974। स्पष्टीकरण। लेखक विद्यानिवास मिश्र ने 1926 से 2005 के बीच में हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक एवं सांस्कृतिक चिंतन के रूप में जाने जाते हैं। रचना मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह निबंध संग्रह, जिसमें भारतीय संस्कृति, समकालीन सामाजिक यथार्थ और आध्यात्मिक पर गहरे विचार है। प्रकाशन वर्ष यह पुस्तक 1974 में प्रकाशित हुआ। इस निबंध संग्रह में हिंदी साहित्य में एक नई दिशा दी, जहां साहित्य और दर्शन का सुंदर समन्वय भी हमें देखने के लिए मिलता है। इसका क्या महत्व है? इसमें शामिल निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आधुनिक समय के मूल्यों को क्षरण और आध्यात्मिक विसंगतियों पर एक मार्मिक टिप्पणी के तौर पर इसको देखा जाता है। सांस्कृतिक, दूसरा प्रश्न 68, संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उत्पादनों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन क्रमांक बी यानी कि 2 सही है। स्पष्टीकरण। कैसे? संस्कृति के 4 अध्याय एक वैचारिक ग्रंथ है जो भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करता है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर 1908-1974 के हिंदी के महाकवि, निबंधकार और चिंतक। यह पुस्तक उनके गद्य साहित्य का एक शिखर माना जाता है या मानी जाती है। विषय वस्तु पुस्तक में 4 अध्याय हैं जो वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति के मूल उत्पादनों, धर्म, दर्शन, कला, सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। महत्व। दिनकर जी ने इसे सांस्कृतिक एकता, विविधता को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1908 में। देखो 1900 में कविता सरस्वती पत्रिका शुरू हो गई, उसके बाद ये प्रकाशित हुआ। निबंध कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 1941 का यह एक मौलिक आलोचक निबंध है जो कविता की प्रकृति, उद्देश्य और सर्जन पर प्रक्रिया करता है। प्रकाशन मध्य। यह निबंध सरस्वती पत्रिका हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका में से प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन वर्ष 1908 में इस निबंध ने हिंदी आलोचना को एक वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार दिया और शुक्ल जी की प्रतिष्ठा स्थापित की। महत्व। इसे शुक्ल जी ने रस और अनुभूति को कविता का आधार माना है, जो बाद में इनकी आलोचना दृष्टि का केंद्र बना। यह निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। नागमती योग खंड में पीयू योग अस बाउर जीव में बाउर का अर्थ क्या है? बावला। ऑप्शन क्रमांक 4। बाउर का अर्थ क्या है? बावला। स्त्रोत। स्पष्टीकरण। नागमती योग खंड यह मध्यकालीन हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध योग श्रृंगार रचना है जिसमें नागमती, चंदेल का राजा परमर्दित देव की पत्नी का विरह वर्णन है। इसमें जगनिक या अन्य कवियों से भी जोड़ा जाता है। पंक्ति संदर्भ। पीयू योग अस बाउर जीव, अर्थात पति के योग में प्राण बावला व्याकुल हो गया। बाउर का अर्थ है शाब्दिक। प्राचीन हिंदी अवधि में बाउर यानी कि बावर, बायर का अर्थ है व्याकुल, जलमत, बेसुध, बावला होता है। भाव। यह नागमती योग की विरह वेदना से व्यथित मन की अभिव्यक्ति है। अन्य विकल्पों का अर्थ। ठटरी एक प्रकार की मछली या बाजा अप्रासंगिक है। कवचहीन, बिना कवच के असंगत। धीरे धीरे यह अर्थ यह लागू नहीं होता है। महत्व। यह पंक्ति विरह की तीव्र अनुभूति को दर्शाती है, जहां बाउर शब्द मानसिक व्याकुलता का सटीक चित्रण करता है। मुझे लगता है 61 यानी कि 61 से लेकर 70 तक के
सभी प्रश्न, उसका उत्तर और उत्तरों का अधिक रूप से स्पष्टीकरण आपके लिए बहुत कारगर होगा, बेहतर होगा। तीसरा वीडियो 70 से यानी कि 71 से 80 तक के प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा जरूर। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सेट नेट अभी आने वाली नेट एग्जाम के प्रति बहुत जरूरी प्रश्नों का विश्लेषण, आप मुझसे जुड़ना, जरूर जुड़ना। बहुत बहुत आभार।